मंत्री दिलावर के खिलाफ दर्ज केस में आज फैसला होगा। दरअसल मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज केस में आ सकता आज फैसला। आज दोपहर मंत्री मदन दिलावर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। बताते चले कि 2018 में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप का केस दर्ज हुआ था, जिस पर आज फैसला दोपहर तक आ सकता है। नामांकन रैली में माइक पर चलाए गानों को लेकर यह केस दर्ज हुआ था। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, उनको आहत पहुंचाने के लिए यह केस दर्ज कराया गया था। 2018 का यह मामला है, जहां पर नामांकन रैली में माइक पर गाने चलाए गए थे जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, और तभी कुछ लोग आहत होकर सीधे केस दर्ज कराए थे, और उस केस में आज फैसला आ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर कनेक्ट है। हिमांशु, 2018 का केस, लेकिन आज फैसला आ सकता है, क्या जानकारी? कब तक फैसला आएगा? मंत्री मदन दिलावर कब तक पहुंचेंगे? देखिए, आपको बता दें कि मंत्री दिलावर के खिलाफ अब से 6 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था। धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत करने से जुड़ा हुआ मामला था, जो कि दर्ज करवाया गया था, और अब कह सकते हैं कि इस मामले में आज फैसला आने की संभावना है। खुद जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। 2018 में आपको बता दें कि दिलावर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो आरोप लगा था, और उसके साथ ही लोगों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था। नामांकन रैली के दौरान माइक पर जो गाने चलाए गए थे, उनके जरिए धार्मिक भावनाएं जो है वो भड़काने का आरोप था। इस पूरे मामले में जो रामगंज मंडी थाना पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में चालान भी पेश किया था। अब कह सकते हैं कि आज इस पूरे मामले में फैसला आने की संभावना है। खुद जो मंत्री मदन दिलावर है वो पहुंचेंगे। करीब बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद में इस मामले में फैसला आ सकता है, तो करीब 1 बजे ही मंत्री दिलावर भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, और पेश होने के साथ में देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से निकल करके आता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात जयपुर की कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर में फ्लाइट में फिर से बम की धमकी मिली है, जिसके बाद दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट की गहनता से जांच हुई। सुबह 6:30 बजे तक जांच की गई है, और उसके बाद फ्लाइट में जब कुछ नहीं मिला तब सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। और जिस समय दुबई से जयपुर ये फ्लाइट आ रही थी, उस समय फ्लाइट में 180 पैसेंजर थे। बीते दिनों भी फ्लाइट में बम की धमकी की खबर आई थी सामने। एक बार फिर से फ्लाइट में बम की धमकी की खबर आई। और चलिए बड़ी खबर अलवर से। इस बीच जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शराब माफियाओं के ठिकानों पर दबिश दी, और इस दरमियान पुलिस की भट्टियों, मतलब शराब की भट्टियों को पुलिस ने नष्ट भी किया है। 7000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया पुलिस के द्वारा, और पुलिस को देख वहां पर जो शराब माफिया थे, जो धड़ल्ले से इसका काम कर रहे थे, वो फरार हो गए। 2 थाने की आबकारी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 5 दिन पहले भी इन्हीं ठिकानों पर 9 शराब की भट्टियां तोड़ी गई थी, लेकिन फिर से वहां पर शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने दबिश दी, और उसके बाद 7000 जो लीटर वॉश को नष्ट किया गया है, और लेकिन जो शराब माफिया है वो पुलिस को देखकर फरार हो गए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी हां, कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हो चुकी है, और इससे पहले ही सुबह कई विभागों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर भी आ गए थे। मतलब एमबीएस न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौट आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। उनकी मांगों पर सहमति बनने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिलहाल हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। और यह भी खबर कोटा से, जहां झुंझुनू के पिलानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात लोहारू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे स्कूटी सवार 2 भाइयों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिलानी कस्बे में चिड़ावा लोहारू बाईपास पर कल्प वृक्ष अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्कूटी और कार जब्त कर ली। दोनों भाई पिलानी रिश्तेदारी में शादी में शामिल होकर वापस आ जा रहे थे। मैं घर पे था तो समाचार मिला कि पिलानी बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया है।
तो इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा सलीम जी पार्षद हैं, उनके सगे गुलाम जी और मुंशी जी एक्सीडेंट में खत्म हो गए। एक तो कल्पक्स हॉस्पिटल के पास में खत्म हो गए और दूसरे को झुलो लेके गए थे, वहाँ के खत्म हो गए। इन दोनों को वापस लाके यहाँ रखा गया मोर्चरी के अंदर और एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनके परिजन वो थाने के अंदर गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध। और देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की पॉकेट के साथ किचन का बजट भी बिगाड़ दिया। जी हां, प्याज, टमाटर, आलू जैसी बुनियादी सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हरी सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बना हुआ है, तो वहीं प्याज के थोक भाव में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में भी कोई भी सब्जी 50 से 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अक्टूबर में भी सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने की कोई खास फिलहाल उम्मीद नहीं है। त्योहार का टाइम है, इसमें महंगाई सब्जी की बहुत तेजी चल रही है। इस पर जेब पे काफ़ी भारी प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है सब्जियों की। हर चीज़ में कोई भी सब्जी 50-60 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जनता पर। और इधर कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 270 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाव के लिए कोचिंग इलाके के हॉस्टल्स में लगातार लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। कोटा में इस साल अब तक 250 से अधिक हॉस्टल्स में लार्वा एक्टिविटीज की गई है। हालांकि कोटा में कार्ड से डेंगू के दर्जनों टेस्ट हो रहे हैं। इनमें से कई मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन उन्हें पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो 24 घंटे में नए मरीज आए सामने और इस क्रम में जो डेंगू मरीजों का आंकड़ा है 270 के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने बचाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। लार्वा एक्टिविटीज तेजी से बढ़ाई जा रही है। कोचिंग सिटी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। और इधर चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर कच्ची बस्ती में घर के बाहर लगे पेड़ को काटने के दौरान विद्युत तारों पर भारी टहनियों से एक विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर गिर गया। पेड़ काटने के दौरान एक बड़ी टहनी विद्युत तारों पर गिर गई, जिससे तारों में हुए खिंचाव से कुछ दूर किराना की दुकान के बाहर लगा विद्युत पोल वहां लगे टीन शेड को तोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। विद्युत पोल के गिरने से पूरी लाइन के तारों में आए खिंचाव से चौराहे पर इन तारों को सप्लाई देने वाले विद्युत डीपी के खंभे भी टूट गए। खंबा गिर जाता है और इसके नीचे हमारे बड़े भाई साहब की कार दब गई, उनके भी चोटें आई और उनके करीब 25-30 हज़ार का नुकसान तो उनके हुआ। ये डीपी पूरी नीचे गिर गई और साथ में एक बीच में खंबा है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 25 दिन से इनको कंप्लेन कर रहे थे और यहाँ पावर हाउस भी गए, अनिल जी इनानी से भी कहलवाया। यहाँ की पार्षद जो है नीतू कंवर भाटी, उनके द्वारा भी कई मरतबा इनको चेताया गया, मगर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी नहीं आया। बोलते हैं ठेकेदार के अंडर में है तो ठेकेदार आएगा जब, और कोई ठेकेदार आज तक नहीं आया। अब ये स्थिति आज की है। करवा चौथ के पर्व पर विवाहिताएं अपने पति के लिए व्रत रखकर मिट्टी के करवे से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं, मगर भीलवाड़ा में शक्कर की चाशनी से बनाए करवे भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। इनके बिना भी करवा चौथ अधूरा ही है। यह करवे महिलाएं अपनी सास को ड्राई फ्रूट या फिर बताशे भरकर इसमें खुद के लिए आशीर्वाद और पति की लंबी उम्र मांगती हैं। भीलवाड़ा में 40 सालों से यह करवे बन रहे हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इसमें एक करवा चौथ का त्योहार
वो भी बहुत अहम त्योहार है। इसके लिए शक्कर के करवे बना रहे हैं और शक्कर के करवे का पूजा होती है करवा चौथ के दिन। मिट्टी के करवे के साथ में शक्कर के करवे की पूजा होती है, जिसके लिए हम शक्कर के करवे बना रहे हैं। शक्कर के करवे बनाने के लिए शक्कर की चाशनी लेते हैं, उसको मथ के फिर लकड़ी के सांचे में उसको डाल के फिर शक्कर के करवे बनते हैं। करवे मिट्टी के और शक्कर के बने हुए होते हैं, दोनों प्रकार के बनाए जाते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लंबी उम्र के लिए कल्पे जाते हैं और सासू माँ को जलाए जाते हैं, क्योंकि बेटा की लंबी उम्र माँ उसको आशीर्वाद देती है, बेटे की लंबी उम्र रहे और हमारा सुहाग भाग बना रहे। 16 श्रृंगार करके हम लोग इसकी पूजा करते हैं, कहानी कहते हैं, कथा कहानी पूरी संकल्प लेते हैं। करवा चौथ का त्योहार है और इस सुहागन महिलाओं के लिए खास होता है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और मिट्टी के करवे आपने देखे होंगे कि जब व्रत खोला जाता है तो पूजा के बाद मिट्टी के करवों में पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चाशनी से बने करवे हैं, इन्हें शक्कर के करवे या चीनी के करवे भी कहा जाता है। इनका भी अलग ही महत्व है। इनमें ड्राई फ्रूट्स या पतासे भरे जाते हैं और बहू ये करवे अपनी सास को देती है ताकि उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे और अपने बेटे को भी वो आशीर्वाद दे ताकि उसकी लंबी उम्र बनी रहे। लगातार इन करवों की भीलवाड़ा में मांग बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में ये करवे बनते हैं। लकड़ी के सांचे में चाशनी को डाला जाता है और उसके बाद इन करवों को तैयार किया जाता है। करवा चौथ पर इन करवों की भी पूजा होगी, मिट्टी के करवों की भी पूजा होगी। जो सुहागन महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना करेगी और भगवान से प्रार्थना करेगी कि वो उनके सारे संकट हरे। जुड़े जन संकुल सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब उपचुनाव वाली सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। प्रदेश में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। तस्वीरें दौसा की हैं। कलेक्ट्रेट में स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा सीट पर उपचुनाव है, इसी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में पूरी तैयारी की ली गई है। आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सुबह सुबह का समय यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी खुद मौजूद हैं और सीसीटीवी लगाए गए हैं। पूरी आचार संहिता की पालना के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 5 से अधिक लोगों को नामांकन के वक्त प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नामांकन को देखते हुए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस का पहला जत्था कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात किया गया, जबकि दूसरा कलेक्ट्रेट के गेट पर। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त है। जहाँ तक बूथ के बारे में और बूथों की सुरक्षा के बारे में है, तो हमारे 240 बूथ हैं, जिसमें तकरीबन 2,46,000 मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के संबंध में भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। झुंझुनू एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव ने उपचुनाव को लेकर लोक सूचना जारी की, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्तियों को आरओ कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिसका 100 मिनट में निस्तारण किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों के साथ साथ जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा ऐप जारी की गई, जिसके तहत वो किसी भी प्रकार की परमिशन, चाहे वो चुनाव की रैली की परमिशन है या वाहनों की परमिशन है, वो ऑनलाइन ही ले सकेंगे और ऑनलाइन ही उनको जो है परमिशन जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ में 4 और लोग आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 लोग जो नाम निर्देशन पत्र के लिए जो इजलास है उसमें दाखिल हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, 1 सीट राजकुमार रोत की बाप के पास थी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के रवैये पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और उनके आरोपों पर बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने जवाब दिया है। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। देश में एक बार फिर चुनावी माहौल बन गया है। एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी है। इन सब के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की टाइमिंग को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल से ठीक 2 दिन पहले 23 नवंबर को नतीजे आएंगे वो ठीक नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। जिस रूप में महाराष्ट्र के अंदर आप परिणाम आएंगे, उसके बाद में 26 तारीख को लास्ट डे है असेंबली का। इसका मतलब है कि शाम को परिणाम आएंगे, 2 दिन मिलेंगे। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं होगा। परिणाम उल्टा किया और चुनाव साथ करवाना चाहिए थे इनको, हरियाणा के और महाराष्ट्र के। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद केवल 2 ही दिन बचेंगे। अशोक गहलोत को आपत्ति है कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए। अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के द्वारा निर्वाचन आयोग पर बार बार टिप्पणी करना एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। कांग्रेस ने समय समय पर अपने हिसाब से और अपने लाभ के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। पहले कांग्रेस बार बार ईवीएम पर आरोप लगाती रही, लेकिन वो ईवीएम वाली उनका वो खोखला साबित हुआ, जनता समझ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में मिलकर लड़ने और जीतने की बात कही है। साथ ही गठबंधन का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, दोतासा जी सब मिलकर लगे हुए हैं। हम सब साथ दे रहे हैं उनका। आज ही मैंने बात की सबसे। सभी क्षेत्र में जहाँ आम चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने खुद ने बात की सबसे और सबको ये कहा भी आप सब मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ो और जीत के आना। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। बहरहाल कब चुनाव होने चाहिए कब नहीं, ये चुनाव आयोग तय करता है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब मौसम चुनावी होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसी अंदाज में हमले करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लंदन दौरा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण और जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लंदन में कई इन्वेस्टमेंट मीट्स में शामिल होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, प्राइवेट इक्विटी फंड, नवाचार, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के ब्रिटिश निवेशकों से संवाद किया। ब्रिटिश निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रण भी किया गया है। सीएम ने खेल, बायोमेडिकल, वेस्ट ट्रीटमेंट और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कई एमओयू भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लॉन्च भी किया। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी नजर आई। अब आज रात लंदन से मुख्यमंत्री स्वदेश के लिए रवाना होंगे और कल दोपहर तक सीएम भजनलाल का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।
और अपने बयान का विरोध करने वाले शिक्षकों को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बेवकूफ करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। शुक्रवार को बारा पहुंचे मदन दिलावर ने परिधान को लेकर अपने बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख करार दिया है। देखो, वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को नीमका थाना पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि स्कूलों में कुछ शिक्षिकाएं अपना शरीर दिखाते हुए गलत पहनावा पहन कर आती हैं, जिसका बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। स्कूल में जाती है तो हमारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूँ या मैं शिक्षक हूँ, हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कहीं मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ क्यों हिमालय गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षक वर्ग में खासा आक्रोश है। गुरुवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर को कई शिक्षिकाओं ने चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की थी, हालांकि जिसे पुलिस ने विफल करार दिया। शिक्षक वर्ग को कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिल रहा है। कांग्रेस ने भी दिलावर के बयान की निंदा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए